हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सी ए डिम्पल डांगी है। आज हम लोग SA 315 करेंगे। आज SA 300 हम लोग 15 करेंगे। हमने 300 किया था प्लानिंग, उसके बाद हमने 510 किया था इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट्स। आज हम लोग करेंगे 315 और यही लॉन्ग नोट्स है, इसके फुल नोट्स। आप एक बार इसको पढ़ना तो फिर आपके MCQs अगर आपको आएंगे एग्जाम्स में तो ईजिली आपको सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ कैसे क्या ऐसे आगे से आगे चलता रहता है। तो एक बार आप पढ़ लेना इन नोट्स को। तो मैं आपके शॉर्ट नोट्स से पढ़ाऊंगी आपको। ये SA 315 आता है। कुछ एक टर्म हो, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट होती है। ऑडिट प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट होता है। ऑडिट प्रोसीजर, टू टाइप के ऑडिट प्रोसीजर होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसको बोलते हैं रैप और इसको हम लोग बोलते हैं फैप। तो ये टू टाइप के ऑडिट प्रोसीजर होता है, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड एक होता है दूसरा होता है फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये होता है 315 में हम लोग पढ़ेंगे अभी कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। फिर रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसके आगे क्या करना है वो हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हम लोग लगाते हैं। तो टू टाइप के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, TOC एंड उसके बाद सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव में भी टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये पूरा 330 जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। फिर इस ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग को रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो अब रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ता है। तो रिस्क असेसमेंट हम लोग जैसे प्रोसीजर करेंगे तो उससे हम लोग को किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, हम लोग को एंटिटी के बारे में पता चलेगा और उसके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता चलेगा। अगर हम लोग दो चीज की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में कितना रिस्क है। अगर एंटिटी का अंडरस्टैंड कर लेंगे और इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और असेस कर पाएंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क कैसा भी हो, फ्रॉड से हो या एरर से हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो या असर्शन लेवल पे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मतलब पूरा खराब है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है। और असर्शन लेवल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड करके कि एंटिटी के बारे में और उसके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। फिर कुछ डेफिनेशंस है। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस या इवेंट है जो एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं एंटिटी एबिलिटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, उसको एंटिटी को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करने दे रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग बिजनेस रिस्क। कोई भी ऐसा इवेंट या सर्कमस्टांसेस है तो। फिर आता है रैप। मैंने आपको बताया रैप का मतलब क्या है, कोई ऑडिट प्रोसीजर हम लोग करते हैं। किस लिए करते हैं हम लोग कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को प्लस उसके इंटरनल कंट्रोल्स को, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके और असेस कर सके रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अंडरस्टैंड क्या करना है हम लोग को एनवायरनमेंट में, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, तो पूरा चैप्टर उस पर डील करता है। फर्स्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विदिन विच द ऑडिटर प्लान्स द ऑडिट and exercises professional judgment throughout the audit. For example, when understand of the entity, अंडरस्टैंडिंग करने से हम लोग को पता चलेगा ऑडिटर को कितना प्लानिंग करना है, कितना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है, कौन कौन से एरिया में, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी एज पर SA 320, कंसिडरिंग appropriateness और appropriateness of selection and application of accounting policy, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, आइडेंटिफाई एरिया वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इज नेसेसरी, जहां ऑडिटर को लगता है रिस्क ज्यादा है वहां वो स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कहाँ कहाँ उसको सिग्निफिकेंट रिस्क भी बोलते हैं। जहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क मीन्स ज्यादा ज्यादा रिस्क, तो वहां पर उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिस्पॉन्डिंग टू असेस्ड रिस्क, risk of material statement, evaluating sufficiency and appropriateness of audit evidence. ऑडिट एविडेंस हम लोग के सफिशिएंट है कि नहीं और अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो हम लोग को इवैल्यूएट करना है। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर करना क्या, कैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे इन्वायरमेंट की, इसके इंटरनल कंट्रोल्स की, इसके एंटिटी के बारे में कैसे अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे, हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट है इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट और उसके अदर्स से,
TCWG से इंक्वायरी करने से क्या पता चलेगा हम लोग को कि एंटिटी का अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन्वायरमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इंटरनल ऑडिट पर्सनल से हम लोग अगर इंक्वायरी करेंगे तो क्या पता चलेगा इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है एंटिटी के अंदर। एम्प्लॉय जो कि रिकॉर्ड कर रहा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, उससे मेरे को क्या पता चलेगा कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। इन हाउस लीगल काउंसिल से क्या पता चलेगा लिटिगेशन कैसा क्या है, कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, फ्रॉड कुछ तो नहीं है। और सेल्स पर्सनल से अगर मैं इंटरेक्ट करूंगी, इंक्वायरी करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है कंपनी की, उनके सेल्स ट्रेंड क्या है कंपनी के। फिर दूसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर, ये फर्स्ट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये दूसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल, रिलेशन। यहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है रिलेशनशिप्स बनाना, सेल्स और स्क्वायर फुटेज ऑफ सेलिंग स्पेस, जिससे हम लोग को एक अंदाजा हो जाए कि कितना सेल्स होना चाहिए था। हेल्प आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अगर कुछ भी अलग लगता है हम लोग को कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को पता चल जाएगा। Unusual relationship assist auditor to identify risk of material misstatement, especially due to fraud. फ्रॉड का ज़्यादा पता चलता है ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से। फिर आता है कि ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वायरमेंट को और इंटरनल कंट्रोल्स को। तो ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, एंटिटी के ऑपरेशंस को देखेंगे, फिर देखेंगे कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी बिजनेस प्लान्स वगैरह क्या है, उनके रिकॉर्ड्स क्या क्या है, वो मैं चेक करूंगी। रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट क्वार्टरली रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, इंटरिम रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। और TCWG रिपोर्ट देखने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब कैसे क्या नहीं होती है। फिर आता है प्रीमाइसेस एंड प्लान फैसिलिटी को भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ अदर ऑडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी है, ये सब करने के बाद भी हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल पाता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, लाइक हम लोग जो भी एंटिटी होगा उसके बैंक से पूछ सकते हैं, रेटिंग एजेंसी से पूछ सकते हैं, उनके रेगुलेटरी की अथॉरिटी होगी, बॉडी होगी या फिर कोई भी होगा, तो उनसे हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंक्वायरी कर सकते हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से या फिर वैल्यूएशन एक्सपर्ट से हम लोग ले सकते हैं कि आप वैल्यूएशन निकालो किसी प्रॉपर्टी वगैरह का, कुछ भी, जैसे हम लोग इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आता है कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन प्रायर पीरियड, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काम आता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में। फर्स्ट है कि पास मिस स्टेटमेंट अगर हुआ है तो वो टाइमली बेसिस में एंटिटी ने करेक्ट किया है कि नहीं, नेचर ऑफ द एंटिटी कैसी है और इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस अंडरगो सिंस प्रायर फाइनेंशियल पीरियड, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आया है। डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम, ये पॉइंट्स आपको आप 2-3 बार रीड करना आपको, और ज़्यादा कम से कम 5 to 10 टाइम्स अगर आप रीड करोगे तो आपको याद रहने लग जाएंगे। 2 to 3 टाइम तो बहुत कम हो जाएंगे, 5 to 6 टाइम करोगे तो पॉइंट्स आपको क्लिक होने लग जाएंगे एग्जाम के अंदर, हाँ ये पॉइंट्स लिखना है मेरे को। फिर आता है डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम एक दूसरे से बात करके भी, डिस्कशन करके भी हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। डिस्कशन अमंग टीम अबाउट ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटी टू मोर एक्सपीरियंस्ड मेंबर, हम लोग मोर एक्सपीरियंस मेंबर से पूछ सकते हैं ताकि वो अपना नॉलेज शेयर कर सके एंटिटी के बारे में, एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जहाँ बिजनेस रिस्क लगता है अपन को, गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक एरियाज, अंडरस्टैंडिंग हम लोग की बढ़ेगी कि कहाँ कौन से एरिया में ज़्यादा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और हम लोग को न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा एक दूसरे से बात करने पे। फिर आएगा अब ये जो परफॉर्म कर रहे हैं अपन ऊपर ये प्रोसीजर्स, ये क्या किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए एंटिटी और इसके इंटरनल कंट्रोल्स को। फर्स्ट हम लोग एंटिटी और इसके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट है एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब एंटिटी के बारे में क्या क्या मेरे को जानना है, उसके रिलेवेंट इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पता करना है, नेचर ऑफ द एंटिटी, उसके ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप्स कैसी है उनकी, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है, द वे एंटिटी इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, कैसे उसमें पैसा आता है, कैसे का कैश फ्लो कैसा होता है। फिर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उनकी क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, एंड मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल
परफॉर्मेंस, कैसे वो लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये तो ये वाला है, ये वाला डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट है रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंडस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज मेरे को लेना है कि इंडस्ट्री फैक्टर्स मार्केट और से कंपटीशन क्या है, एंटिटी का डिमांड कैसे क्या आती है, जनरेट होती है, कोई सीजनल एक्टिविटी क्या क्या है इनकी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट। रेगुलेटरी फैक्टर्स में क्या क्या देखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है एंटिटी का, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, टैक्सेशन क्या क्या, मतलब क्या क्या पॉलिसीज है टैक्सेशन की जो एंटिटी पे इफेक्ट कर देती है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, उनकी फिस्कल फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इन्फ्लेशन, करेंसी रिवैल्यूएशन। Selection and application of accounting policies, method used to account significant unusual transaction। क्या मेथड यूज करते हैं वो लोग significant unusual transaction को, मेथड यूज टू कैसे अकाउंट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं वो लोग, इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन इमर्जिंग एरियाज, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, financial reporting standards and laws and regulation new to entity and when and how will they adopt, कैसे क्या वो लोग अडॉप्ट करेंगे जो भी न्यूज पॉलिसी वगैरह जो भी बन रही है उनके ऊपर। फिर मेजरमेंट एंड रिव्यू, कैसे वो लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इट्स नॉट, ये सेम नहीं है मॉनिटरी कंट्रोल के, क्योंकि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है, चेक करना कि हम लोग को मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है कि अफेक्टिव ऑपरेशन, इंटरनल कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। पर ये जो है ना मेजरमेंट एंड रिव्यू, ये चेक करता है कि वेदर बिजनेस परफॉर्मेंस मीटिंग ऑब्जेक्टिव सेट बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने सेट किया ऑब्जेक्टिव वो बिजनेस मीट कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यूज बाय मैनेजमेंट फॉर, अब वो कैसे मेजरमेंट एंड रिव्यू करेगा, ये कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चेक करेंगे, की रेशियोज निकाल के, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे बजट्स देख के, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेजर्स, कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन करेंगे कॉम्पिटिटर के साथ। अब आएगा नेचर ऑफ एंटिटी, अब ये नेचर ऑफ एंटिटी में इतने सारे पॉइंट्स थे। अब नेचर ऑफ एंटिटी, अब ये क्यों हम लोग अंडरस्टैंड करना है हम लोग को नेचर ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी इनेबल ऑडिटर, क्या हेल्प करेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंटिटी का क्या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है एंटिटी के अंदर। एग्जाम्पल, कोई सब्सिडरी इन मल्टीपल लोकेशन एंड जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड प्रॉपरली, इन्वेस्टमेंट को अकाउंटेड प्रॉपरली है कि नहीं है, गुडविल जो भी जीवी वगैरह है इन्वेस्टमेंट वो अकाउंटेड प्रॉपरली है कि नहीं। ओनरशिप एंड रिलेशंस बिटवीन ओनर्स एंड अदर पीपल, कैसा क्या रिलेशनशिप है ओनर और दूसरे पीपल के बीच में, ताकि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये नेचर ऑफ द एंटिटी वो कर पाएगा ताकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई सब्सिडरी तो नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इसमें फर्स्ट वो क्या करेगा, बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस में क्या दिखेगा, नेचर ऑफ रेवेन्यू सोर्सेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या वो रेवेन्यू का सोर्स क्या है इनका, क्या ई कॉमर्स में तो नहीं है, वो लोग इंटरनेट सेल्स कर रहे हैं। कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है इनका, आउटसोर्सिंग कोई एक्टिविटी तो नहीं है। जियोग्राफिक डिस्पर्जन्स, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ हैं इनके, की कस्टमर्स एंड इम्पोर्टेंट सप्लायर्स कौन कौन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा क्या है इन कंपनी का, ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी, ये पूरा बिजनेस की वो इंफॉर्मेशन लेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या लेगा, प्लान्ड और रिसेंटली एग्जीक्यूटेड एक्विजिशंस, कोई एक्विजिशंस अभी तो नहीं हुए रिसेंटली। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड लोन्स, कोई अभी सिक्योरिटीज को उन्होंने इन्वेस्ट किया है या तो उसको बेच दिया है, वो सब चीज़ें के बारे में वो अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या क्या की है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन नॉन कंसोलिडेटेड एंटिटीज, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। फाइनेंसिंग, मेजर कौन कौन से उनकी सब्सिडरीज है, डेट स्ट्रक्चर क्या है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट क्या है, बेनिफिशियल ओनर्स एंड रिलेटेड पार्टीज, कौन है रिलेटेड पार्टीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में क्या लिखा हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रैक्टिसेस कैसे रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हैं, अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यूज, फॉरेन करेंसी, असेट्स, लायबिलिटीज एंड ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को कैसे वो लोग अकाउंट करते हैं, एग्जाम्पल अकाउंटिंग फॉर स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क, OSR, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने OSR लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कैसे अराइज होता है, जब डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फेल्स, वो डेवलप कर रही है न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर वो फेल हो चुकी है, मार्केट इवन इफ सक्सेसफुली डेवलप्ड इनएडिक्वेट टू सपोर्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैंने बिजनेस रिस्क के बारे में बताया था कि बिजनेस रिस्क होता क्या है, जब एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है, तो ये इन कारणों के चलते वो अपने एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है, फ्लॉ कुछ आ गया हो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जिसके अंदर रिजल्ट हुआ हो लायबिलिटी एंड रेपुटेशनल रिस्क, मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई हो जिससे किसी ने केस वगैरह जैसे कर दिया हो प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर, तो उससे कुछ लायबिलिटी अराइज हो या फिर उनके रेपुटेशन पे रिस्क आ गई हो। Example of matter auditor consider when obtaining understanding of OSR that result in risk of material misstatement of financial statement include, अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट में वो क्या दिखेगा, नॉट हैव पर्सनल टू डील विद चेंज, तो एक रिस्क है, अगर इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो रिस्क क्या रहेगा कि अगर उसके पास कोई पर्सनल नहीं है चेंज को इम्प्लीमेंट करने वाला, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्रीज प्रोडक्ट लायबिलिटी से रिस्क आएगा, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस डिमांड नॉट एक्यूरेटली एस्टिमेटेड, अगर डिमांड एक्यूरेटली एस्टिमेटेड नहीं होगा तो रिस्क अराइज होगा। यहाँ एग्जांपल्स ऑफ मैटर ऑडिटर कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ OSR दैट रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस डिमांड नॉट एक्यूरेटली एस्टिमेटेड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड लीगल एक्सपोजर, यूज ऑफ IT सिस्टम एंड प्रोसेस आर इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबिलिटी है दोनों के बीच में, फिर न्यू अकाउंटिंग रिक्वायर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नहीं किया है तो एक रिस्क अराइज होगा, तो ये सब वो चेक करेगा कैसे क्या रिस्क अराइज होगा, अगर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है पर उनके पास पर्सन नहीं तो रिस्क अराइज होगा, तो इसका मतलब ये है। और एग्जांपल्स ऑफ कंडीशंस एंड इवेंट्स दैट मे इंडिकेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, ये कोई कंडीशंस एंड इवेंट्स है जिसके चलते ऑडिटर को लगता है कि हाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट हो सकता है, चेंज इन इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, चेंज कुछ चेंज हुआ है इंडस्ट्री में जहां एंटिटी ऑपरेट करती है, चेंज इन सप्लाई चेन चेंज इन एंटिटी एग्जांपल लार्ज एक्विजिशंस और रीऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन की पर्सनल, चेंज इन IT एनवायरनमेंट, एक्सपैंडिंग इनटू न्यू लोकेशंस, यूज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अगर डेफिशिएंसी अगर इंटरनल कंट्रोल्स में है। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये हम लोग ने पढ़ा अभी एंटिटी के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये फोर सेक्शंस पे इंटरनल कंट्रोल्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल रेलिवेंट टू द ऑडिट, कौन से कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑडिटर को, और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स, कितना जैसे रेलिवेंट उसने कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, तो उसको कितना हद तक उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो ये इस पर डील करता है, कितना उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस रेलिवेंट कंट्रोल को। और कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, फर्स्ट है एक एक करके हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फर्स्ट है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स क्यों इंप्लीमेंट किए जाते हैं, टू एड्रेस आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क दैट थ्रेटन अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, जब वो एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है तो उसके लिए एड्रेस करने के लिए उस रिस्क को इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपनी में। रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ये सब चीजें बेनिफिट हो जाती है, पर्पस है इसका कि हम लोग ठीक है हाँ इफेक्टिवनेस रहे ऑपरेशन के अंदर, कंप्लाइंस कर सके हम लोग लॉज एंड रेगुलेशंस का, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, कुछ पर लिमिटेशंस रहती है इंटरनल कंट्रोल्स की, ये हम लोग को ओनली रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी ड्यू टू ह्यूमन एरर, कंट्रोल्स कैन बी सर्कमवेंटेड बाय कल्यूजन ऑफ टू और मोर पीपल, उसको ओवरराइड कर सकते हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को।
एडिट चेक्स जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाता है वो उसको भी डिसेबल्ड या फिर ओवर रिडन कर सकते हैं। अब आता है कि यूज ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट मैनर इन विच ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड और एंड रिपोर्टेड। Controls in manual system includes procedure of approvals and reviews of transaction. Entity uses automated procedure to initiate, record and report transaction in which electronic format replaces paper documents. जो ये लोग बोल रहे हैं यूज ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट, तो वो ये जो मैनुअल या फिर अपने मैनुअल मतलब बिना ऑटोमेशन के काम करना और ऑटोमेटेड एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक फुल ऑन ऑटोमेटिक के थ्रू जाना, मतलब फुल ऑन सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना, तो उससे अफेक्ट करता है कि किस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, किस तरह से इनिशिएट होगा, किस तरह से रिपोर्ट होगा। तो कंट्रोल्स इन मैनुअल सिस्टम इंक्लूड प्रोसीजर ऑफ अप्रूवल एंड रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, पर जो ऑटोमेटेड प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट रिप्लेस करता है पेपर डॉक्यूमेंट्स को। कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, थोड़ा ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, थोड़ा मैनुअली भी हम लोग रख सकते हैं। फैक्ट्रीज में ये सब भी होता है, थोड़ा बहुत मैनुअल होता है काम और थोड़ा बहुत मतलब ये थ्रू दी मशीन्स भी होते हैं, तो लेबर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। IT benefit entities internal control by enabling an entity to। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या क्या है? कंसिस्टेंटली अप्लाई प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स एंड परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर पाते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो पाता है। इनहेंस टाइमलीनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होता है, टाइमली कंप्लीट हो जाता है। एडिशनल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम लोग जैसे एनालिसिस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का थ्रू बारग्राम, बार चार्ट, ये सब के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एबिलिटी टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पर आईटी में कुछ रिस्क भी होता है। फर्स्ट, अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं टू द डेटा, अनऑथराइज चेंज हो सकता है मास्टर फाइल के अंदर, अनऑथराइज चेंज टू सिस्टम, inappropriate manual intervention, potential loss of data, reliance on system that is inaccurately processing data. Manual element in internal control, more suitable। मैनुअली कब इंटरनल कंट्रोल में सुटेबल होता है, मतलब मैनुअली अगर एलिमेंट इंटरनल कंट्रोल्स अगर मैनुअल अगर काम करे तो कब सुटेबल होगा, मोर सुटेबल कब होगा? लार्ज नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, सर्कमस्टांसेस, एरर डिफिकल्ट टू डिफाइन और प्रिडिक्ट। जब हम लोग लगता है कि बहुत लार्ज है और नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होता है, अगर रिकरिंग होता है तो ऑटोमेटेड सही होता है, पर नॉन रिकरिंग नहीं होता है, वो कभी कभार होता है, तो आप मैनुअली सिस्टम यूज कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस जहाँ एरर बहुत डिफिकल्ट टू डिफाइन है या फिर प्रिडिक्ट है, सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। रहता है लेस सुटेबल कब है? जब हाई वॉल्यूम और रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है। अगर रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो हम लोग ऑटोमेटेड में जाना पसंद करेंगे, ना कि मैनुअली अगर काम करना। Where errors can be prevented, detected by control parameters that are automated. Control activities where specific way to perform control can be adequately designed and automated. अब वो सेकंड मैंने बताया था, पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कंट्रोल रेलिवेंट टू दी ऑडिट। सब कंट्रोल्स ऑडिट वाले को मतलब ऑडिटर को नहीं ध्यान रखना है कौन कौन से कंट्रोल्स रेलिवेंट है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है। जो फैक्टर्स जो कि ऑडिटर के जजमेंट में वे कंट्रोल रेलिवेंट टू द ऑडिटर और नॉट, वो कैसे डिसाइड करेगी कौन सा कंट्रोल रेलिवेंट है उसके लिए और कौन सा नहीं है। मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, ये फैक्टर्स है जो डिफाइन करेंगे कि कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है कौन से नहीं है, जो ऑडिटर उनको ध्यान रखेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी ऑपरेशन एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब वो थर्ड वाला पॉइंट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब रिलेवेंट कंट्रोल को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब कितना मेरे को उसको अंडरस्टैंड करना है वो ये वाला पॉइंट बताएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस अबाउट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। अब मेरे को उसके बारे में ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने में क्या जो मैंने कंट्रोल्स को रेलिवेंट माना है वो सच में कुछ उसमें रिस्क तो है तो नहीं, तो अगर है तो मुझे उसके ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे।
टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, इंक्वायरी कर सकती हूँ मैं एंटिटी पर्सनल के साथ, ऑब्जर्विंग कर सकती हूँ एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आता है कंपोनेंट, फोर्थ वाला पॉइंट जो ऊपर पढ़ा था हमने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फिर कौन से एलिमेंट है, उसके कौन से अंडरस्टैंडिंग कितनी लेनी पड़ेगी। अब आता है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। फर्स्ट कंपोनेंट है इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द एंटिटी। टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट कितना समझता है कि इंटरनल कंट्रोल जरूरी है, उसको बोलते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट। एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट दैट मे बी रेलिवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये एलिमेंट्स है कंट्रोल इन्वायरमेंट के: communication and enforcement of integrity and ethical values, commitment to competence, participation by TCWG, उनके इंडिपेंडेंस कितना है, their experience, the extent of their involvement and information they received, appropriateness of their action, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, अप्रोच टू टेकिंग एंड मैनेजिंग। मतलब क्या क्या है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट दैट मे बी रेलिवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड, कौन कौन से वो ध्यान रखें कि हाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट में सब होने चाहिए, एलिमेंट्स है ये सब कंट्रोल इन्वायरमेंट के। फिर आता है कि अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, एटीट्यूड एंड एक्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये एलिमेंट्स है कंट्रोल इन्वायरमेंट के। Effectiveness of design of control environment in relation to participation by TCWG is influenced by, जब डिज़ाइन करते हैं हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट को तो उसके इफेक्टिवनेस पे TCWG का मतलब क्या इन्फ्लुएंस रहता है कि कौन से मतलब फैक्टर्स डिटरमाइन करें कि हाँ TCWG का इन्वॉल्वमेंट से होने की वजह से डिज़ाइन हम लोग ने अप्रोप्रिएटली किया है। इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट, कितना इफेक्टिव है कंट्रोल इन्वायरमेंट का डिज़ाइन, अगर जब पार्टिसिपेट करता है TCWG तो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, कितना इंडिपेंडेंस है TCWG का फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो जितना इफेक्टिवनेस उसका और बढ़ जाएगा कंट्रोल इन्वायरमेंट का। वेदर दे अंडरस्टैंड एंटिटीज बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या TCWG अंडरस्टैंड करता है, अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट का जो भी डिज़ाइन करके रखे, जो भी कंट्रोल इंप्लीमेंट करके रखे, वो उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। The extent to which they evaluate whether financial statement prepared in accordance with applicable financial reporting framework. ये सेकंड है कंपोनेंट कंट्रोल इन्वायरमेंट का, इंटरनल कंट्रोल्स का। फर्स्ट है कि द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, हाउ मैनेजमेंट डिटरमाइन रिस्क टू बी मैनेज्ड, मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करना है कि हाँ जो रिस्क है वो कैसे वो मैनेज करता है रिस्क को। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर द एंटिटी हैज़ अ प्रोसेस फॉर, क्या वो ऑडिटर दिखेगा क्या मैनेजमेंट के पास ऐसा कोई प्रोसेस है क्या, आइडेंटिफाई करना बिजनेस रिस्क को, एस्टिमेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, असेसिंग लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस एंड डिसाइडिंग एक्शंस टू एड्रेस, कैसे वो एड्रेस करती है एंटिटी। तो ये सब चीज़ें वो ध्यान देखेगा कि क्या ये एंटिटी ये सब देखती है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करती है नहीं कि बिजनेस रिस्क, एस्टिमेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क क्या हो सकता है, उसके क्या इफेक्ट हो सकता है उस बिजनेस रिस्क का, वो करती है नहीं करती है, एस्टिमेट ये सब करती है कि नहीं, तो उसको ये सब देखना पड़ेगा। रिस्क अराइज और चेंज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस एज फॉलोज, रिस्क क्या क्यों अराइज होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, रैपिड ग्रोथ, न्यू और रिवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, न्यू पर्सनल, न्यू बिजनेस मॉडल्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपैंडेड फॉरेन ऑपरेशंस, चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड, अब ये थर्ड वाला है इन कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट का थर्ड ही पार्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम including the related business processes relevant to financial reporting and communication. The auditor shall obtain an understanding of the information system including the related business processes relevant to the financial reporting. वो कैसे अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्लास ऑफ वो अंडरस्टैंड करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उसमें क्या क्या एरियाज वो दिखेगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को सिग्निफिकेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कैसे कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है,
प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करते हैं विद इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल सिस्टम बाय विच ये कैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग इनिशिएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और करेक्ट करते हैं, ये जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स को है। हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस अदर देन ट्रांजैक्शन significant to the financial statement, financial reporting process used to prepare financial statement, controls surrounding journal entries used to record non-recurrent and unusual transaction। जो भी journal entries के लिए क्या क्या controls बना के रखे हुए हैं, कोई भी नॉन रिकरिंग या फिर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कंट्रोल्स बना के रखे हुए हैं। The information system relevant to the financial reporting objective, which include accounting system, consist of the procedure and record design and established to। कैसा होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा इनिशिएट करना चाहिए? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एंटिटी ट्रांजैक्शन, रिजॉल्व होना चाहिए इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो ऐसा करे, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड करे एंड रिपोर्ट एंटिटी ट्रांजैक्शन, रिजॉल्व करे इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, अकाउंट करे सिस्टम ओवरराइड्स और बाईपास ऑफ कंट्रोल, कैप्चर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इवेंट्स एंड कंडीशंस अदर देन ट्रांजैक्शन सच एज डेप्रिसिएशन, ensure information required to be disclosed by applicable financial reporting framework is accumulated, recorded, reported in financial statement. The information system relevant to the financial reporting objectives, which includes the financial reporting system, encompasses methods and records। कैसा होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में? methods and records that identify and record all valid transactions। वो सब valid transactions को ही रिकॉर्ड करे, measure value of transaction that permit recording दे प्रॉपर, और जो भी अगर वो वैल्यू को मेजर करता है तो प्रॉपरली वो प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। डिस्क्राइब टाइम पीरियड इन विच ट्रांजैक्शन ऑकर, परमिट रिकॉर्डिंग इन प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड। टाइम पीरियड के अनुसार ठीक टाइम पे ही वो रिकॉर्ड करें। प्रेजेंट प्रॉपरली ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपरली वो डिस्क्लोज करें। फिर द कंट्रोल एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प ensure that management directives are carried out। कौन कौन से पॉलिसी एंड प्रोसीजर की मैनेजमेंट के जो भी डायरेक्शन है वो कैरिड आउट हो रहे हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटी। तो वो एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज इंक्लूड्स दोज रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। क्या क्या वो कंट्रोल्स लगा सकता है? ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, टू ब्रॉड ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटीज है। एक तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल, जो कंट्रोल्स खाली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही वो प्रोसेस करती है, और एक आता है जनरल आईटी कंट्रोल्स जो कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है जो कि रिलेट करता है टू मेनी एप्लीकेशंस के साथ। फिजिकल कंट्रोल भी लगा सकते हैं हम लोग, एंटिटी ये सब कंट्रोल्स लगा सकती है, ये कंट्रोल्स हैं। क्या क्या एंटिटीज कंट्रोल लगा सकते, स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या वो लगा सकती है अपने अंदर। ऑथराइजेशन, जो ऑथराइज होगा वही घुस सकता है, मतलब किसी प्रेमाइसिस के अंदर, इस टाइप का वो परफॉर्मेंस रिव्यू भी कर सकती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो कि कंट्रोल एक्टिविटीज है, जो कि एप्लीकेशन कंट्रोल लगा रहे एक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन के ऊपर, तो ये कंट्रोल्स हैं। फिजिकल कंट्रोल्स मतलब फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, पीरियोडिक काउंटिंग कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद द अमाउंट शोन ऑन कंट्रोल रिकॉर्ड्स। जैसे कि इन्वेंट्री के अंदर जो रिकॉर्ड्स में दिख रहा है वो सच में प्रेमाइसिस में है कि नहीं, तो ये हम लोग ये भी कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं उनकी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू द ऑडिट। अब कौन कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट है ऑडिट के लिए? बहुत सारी कंट्रोल एक्टिविटीज है, अब कौन सी रेलिवेंट है वो ऑडिटर डिसाइड करेगा। वो कैसे डिसाइड करेगा? एक्टिविटीज रिलेट टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड दोज फॉर विच सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और कंसिडर्ड, और लगता है ऑडिटर को खुद को अपना दिमाग लगा लगता है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है कंट्रोल एक्टिविटी। General IT controls that maintain integrity of information and security of data includes control over data center, system software acquisitions, program change, access security, application system acquisition, development and maintenance। फिर आता है उसके बाद monitoring of controls। If entity has internal audit function, auditor shall understand of the following in order to determine whether it's relevant for the audit। कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो रेलिवेंट है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? द नेचर ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ इट फिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक्टिविटी परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वो ये पता
इससे पता चलेगा उसको कि हाँ ये रेलिवेंट है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग लेगा वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स के लिए। द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू entities monitoring activity and the basis upon which management consider information to be sufficiently reliable। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग लेगा इन दोनों चीज़ का मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में। फिर आता है कि अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है एंटिटी को प्लस उसके इन्वायरमेंट को प्लस उसके इंटरनल कंट्रोल्स को। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे। ROMM रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क कौन से लेवल पे मैंने बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है और असर्शन लेवल होता है। असर्शन लेवल फॉर द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग डिजाइन कर सके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को, मतलब 330 हम लोग अप्लाई कर सके। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर शेल वो कैसे क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने बताया कि ऑब्टेन करता है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और उसके रिलेवेंट कंट्रोल्स का। असेस करता है आइडेंटिफाई रिस्क को, वेदर वो क्या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली अफेक्ट कर रहा है एज अ होल एंड अफेक्ट मेनी असर्शंस। रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है एट द असर्शन लेवल रिस्क के चलते। कंसिडर likelihood of misstatement and whether potential misstatement would result in material misstatement, क्या misstatement material misstatement हो सकता है, वो भी ये करेगा कंसिडर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ये मतलब क्या होता है इसका कि रिस्क दैट रिलेट परवेसिवली, मतलब अफेक्ट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट as a whole and affect many assertions. An understanding of the internal controls may raise doubt about audibility of financial statement. अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे इंटरनल कंट्रोल्स को, कभी कभार क्या होता है कि ऑडिटर को डाउट होने लग जाता है कि ऑडिट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, कंसर्न अबाउट उसको लगता है कि इंटीग्रिटी सही नहीं है मैनेजमेंट का, मे बी सो सीरियस, उनकी इंटीग्रिटी उसको लग रहा है कि सही नहीं है, इसकी इंटीग्रिटी इतनी सीरियस है कि ऑडिटर को कंक्लूड करना पड़ता है कि मैनेजमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच दैट ऑडिट कैन नॉट बी कंडक्टेड, ऑडिट कभी हो ही नहीं सकता। कंसर्न्स अबाउट कंडीशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड मे कॉज ऑडिटर कंक्लूड दैट इट इज अनलाइकली, मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलेगा ही नहीं, तो उसको एक डाउट रेज हो जाएगा कि मैं ऑडिट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। असर्शन यूज्ड बाय द ऑडिटर to consider the different types of potential misstatement that may occur fall into the following three categories. Three categories में fall करते हैं assertions. First है assertions about class of transactions and events for the period under audit. उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स में occurrence, क्या वो सच में अकर हुआ है कि नहीं, completeness, जो रिकॉर्ड करना चाहिए था वो सच में रिकॉर्ड किया है कि नहीं, accuracy, अब अमाउंट जो भी था उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, कट ऑफ, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, जो भी कट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड था उसी में रिकॉर्ड किया है कि नहीं, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर अमाउंट से रिकॉर्ड किया है कि नहीं। और अकाउंट बैलेंसेस के बारे में बात करें, एट पीरियड एंड एग्जिस्टेंस है कि नहीं उनका, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट टू असेट्स, ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए है, और यहाँ पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या हम लोग के पास एसेट्स पे राइट है कि नहीं, और ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज पे हम लोग की ऑब्लिगेशंस है कि नहीं। कंप्लीटनेस, वो मैंने बताया था, कंप्लीटनेस सेम है कि रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड किया है कि नहीं। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट अमाउंट, अप्रोप्रिएटली अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है कि नहीं। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, वही अप्रोप्रिएट अमाउंट। जहां अब ये क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क, जहां ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, जब रिस्क रिलेटेड टू रिस्क, जब फ्रॉड का रिस्क होता है तब, और रिस्क रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल
कोई ट्रांजेक्शन नॉर्मल कॉस्ट के बाहर किया है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रिटेन ट्रांजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम मैटर्स। रिस्क कहाँ ज़्यादा हो सकता है? कोई सिग्निफिकेंट नॉन रिटेन ट्रांजेक्शन्स कब अराइज होते हैं? जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें मैनेजमेंट क्या कर रहा है? ग्रेटर इंटरवेंशन कर रहा है कि यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप रखो, तो उसको लग जाएगा कि हाँ कि इसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है इस ट्रांजेक्शन में। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, बहुत ज़्यादा मैनुअली काम हो रहा है फॉर डेटा कलेक्शन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। द नेचर ऑफ द नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर रिस्क। इसका नेचर ही ऐसा है कि उस पर कंट्रोल्स अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है एंटिटी। और रिस्क ऑफ material misstatement may be greater for significant judgmental matters that require development of accounting estimates arising from कोई estimates accounting principles। judgment may be subjective और complex, कोई judgment बहुत complex है। और require assumptions, जहाँ assumption की बहुत requirement होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? वो risk क्या हो जाती है? significant हो जाती है। example fair value, whether entity design and implement controls for significant risk। अब इनके लिए हम लोग चाहेंगे ऑडिटर की वो लोग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करें, तो यहाँ पर क्या होगा? वेदर एंटिटी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्लूड्स वेदर एंड हाउ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू रिस्क। सच रिस्पॉन्स इंक्लूड्स, क्या रिस्पॉन्स दे सकती है मैनेजमेंट? कंट्रोल एक्टिविटीज, एग्जाम्पल रिव्यू ऑफ अजम्पशन बाय सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट क्या ये सब कंट्रोल्स लगा सकती है वो मैनेजमेंट इन सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर। क्या सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू करता है नहीं करता अजम्पशंस को? डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होती नहीं होती एस्टिमेशन के लिए? और टीसीडब्ल्यूजी का अप्रूवल होता है कि नहीं? फिर आता है रिस्क फॉर विच सब्सटेंसिव प्रोसीजर डू नॉट अलोन प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। Where routine business transactions subject to highly automated processing with little or no manual intervention, not possible to perform only substantive procedure in relation to the risk in such case. Audit evidences available only in electronic form and is sufficiency and appropriate। खाली हम लोग को substantive procedure करने से हम लोग को इसका क्या बोलते हैं ना, खाली पॉसिबल ही नहीं है खाली substantive procedure करके हम लोग छोड़ दें। रिस्क फॉर विच सब्सटेंसिव प्रोसीजर डू नॉट अलाउ प्रोवाइड सफिशिएंट, खाली सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से हम लोग को कोई एरिया है वहां पर हम लोग को रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, हम लोग को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही मिल नहीं पाएंगे। कहाँ पर? जब ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द पोटेंशियल फॉर इम्प्रॉपर इनिशिएशन और अल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑकर एंड नॉट डिटेक्टेड मे बी ग्रेटर इफ कंट्रोल इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जहाँ पर कंट्रोल ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे बताता है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। एक तो आपने क्या डिस्कशन किया अमंग एंगेजमेंट टीम, कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन तो रीच नहीं किया आप लोग ने। रैप कौन सा परफॉर्म किया आप लोग ने। आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल्स अबाउट विच ऑडिटर कंसिडर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, कोई भी रिलेटेड कंट्रोल्स के लिए जो ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की है तो उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन इन सब चीज़ों का करना पड़ेगा। ये फुल बहुत बड़ा मतलब ऐसे है ये 315। इसके नोट्स आप देखना पढ़ना एक बार इसको अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े इसमें पॉइंट्स है तो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे को इजी लगे वो मैंने वहाँ लिख दिए थे ये पूरा यहाँ। और आप टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, दोनों नोट्स को, फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू।